हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिनव कुमार एंड आज टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट है वो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। हम यहाँ बात करें इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम की यूनिट, साइबर सिक्योरिटी यूनिट 1 के बारे में। और आज के टारगेट हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। पहले हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। जैसे हम इसके नेम से ही पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं किसी को चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन हो, वैल्यूएबल आइटम हो। नॉर्मली जैसे हमारे पास सोसाइटीज़ होते हैं, उसमें गार्ड्स होते हैं, किस लिए? सिक्योरिटी को, तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। उसी टाइप से हमारे पास होता है इन्फॉर्मेशन को भी तो सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिकॉज पर्सनल इन्फॉर्मेशन से जाने क्या क्या लोग बात कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो फ़ोटो चेंज कर दें, आपके हैकर्स आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, इन सारी डिटेल्स का गलत यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को भी कभी क्या करने का टाइम आ गया, एडवांस करने का आ गया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इन्फो स्टैक, रेफर्स टू द practices and process that organizations use to protect their digital and physical information from unauthorized access। का यूज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का यूज क्यों करते हैं? जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वे अपने डाटा को सिक्योर रख सकें। किससे? अनऑथराइज एक्सेस से। जैसे अनऑथराइज एक्सेस कौन कौन से हो गए कि हैक करने का ट्राई करा, सर्वर में से डाटा स्टील करने की कोशिश की। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिसयूज, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रक्शन और अल्टरेशन, कि कोई भी उसका, हमारे डाटा का मिसयूज ना कर पाए। डिस्क्लोजर यानी उसे पब्लिश ना कर दे, लीक ना कर दे। डिस्ट्रक्शन, उसे डिलीट ना कर दे या उसके कुछ मॉडिफाई ना कर दे। एंड में अल्टरनेशन यानी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ना कर दे। और आपको ऐसा हो सकता है ना कि वो मॉडिफाई कर दे, आपको पता ना चले, तो आप कुछ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा उनका बेचारा ऑर्गेनाइजेशन वालों का। इसलिए इट encompasses a wide range of strategies, tool and policies designed to protect sensitive data। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, बिकॉज स्ट्रेटजीज रेडी करनी पड़ती हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, पॉलिसीज चाहिए होती हैं। उसके बाद क्या? मनी भी तो चाहिए होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो फ्री में तो आएंगी नहीं। तो मनी भी क्या करने, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, वेदर इट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकली और ऑन पेपर और ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क। फिर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज कंटिन्यूअली इवॉल्विंग फील्ड एज अ न्यू थ्रेट्स एमर्जेस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसेस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या, आप टेक्नोलॉजी आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। पहले कौन सा फोन यूज़ करते थे? पहले यूज़ करते थे कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे, वो नॉर्मली जिसमें वो मेलों में मिलता है वो वाला नहीं, फेयर्स में जो मिलता है वो वाला नहीं। जो हम जैसे नोकिया था, नोकिया, सैमसंग के छोटे, सैमसंग ग्रू नाम से था। तो अब कौन से फ़ोन आ गए हैं? अब आ गए हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स, कर्व स्क्रीन आ रहे हैं, और बहुत डिफरेंट टाइप, फोल्डिंग वाले भी आ रहे हैं। इस टाइप से कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। पहले इसमें क्या था, सिर्फ आप बात कर सकते थे या एक दो छोटे मोटे गेम खेल लिए। इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं, नेट भी सर्फ कर सकते हैं। इस तरह से इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। देखिए तो हमसे ज़्यादा तो एडवांस कौन होते हैं? जिन्हें गलत काम करने होते हैं, यानी साइबर क्रिमिनल्स, हैकर्स, ये हमसे भी ज़्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि बेचारे ये इसी काम में लगे रहते हैं, कैसे दूसरों से फ्री में पैसे लिए जाएं या दूसरों को परेशान किया जाए। मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इन्फोसेक प्रैक्टिसेस इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग बोथ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डाटा फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स। ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सिर्फ किसे चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे भी हमें सिक्योर होना पड़ेगा, से भी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसे? हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। जैसे सिर्फ सिस्टम ही से हैक नहीं होते, हमारे मोबाइल फ़ोन भी हैक हो सकते हैं, या अदर डिवाइसेस जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर जो फैक्ट्रीज में लगे जाते हैं, घर में जो सेंसर होते हैं, CCTV कैमराज होते हैं, वो भी हैक हो सकते हैं। तो सबके लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब की कॉन्सेप्ट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ensure that information is accessible only to authorized who those authorized to have access। सिर्फ वही एक्सेस कर पाए हमारे डाटा को जिनके पास अथॉरिटी है, इसके अलावा और कोई एक्सेस ना कर पाए। दिस इन्वॉल्व्स मेजर्स लाइक इनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड यूजर ऑथेंटिकेशन। ये सब किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। फिर है इंटीग्रिटी,
Ensure that information remains accurate and complete and that it cannot be altered in an authorized manner. इंटीग्रिटी में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की जा रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए एंड कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट भी हो और साथ में कंप्लीट भी हो, और ऐसा ना हो कि कोई भी उसे अल्टर कर दे अनऑथराइज मैनर में, यानी अनऑथराइज वे से कोई भी यूज़ करके मेथड्स का यूज़ करके उसे अल्टर ना कर दे, उसे मॉडिफाई ना कर दे या चेंज ना कर दे. टेक्निक्स लाइक हैशिंग, checksums and digital signature are used to maintain integrity. के बाद है availability. Ensure that information and resources are available to authorized users when needed. क्या कि जब भी authorized access को authorized person को किसकी ज़रूरत होगी, information की ज़रूरत होगी, उसके लिए available होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि उसे वो बेचारा बैठा है और उसके पास information आई नहीं रही तो भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी. This include maintaining hardware and software, ensuring network uptime and have disaster recovery plans in place. के बाद आता है common threats to information security. फर्स्ट है malware, malicious software such as virus, bombs and ransomware, spyware. इसके टाइप्स हैं malware के. के बाद phishing, attempt to deceive users into providing sensitive information like password, credit card numbers, और बहुत है जैसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इस टाइप से ये सब क्या है कि किसी भी अनऑथराइज पर्सन को, यानी कोई जैसे कॉल आती है ना कि हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं, हमें अकाउंट सीज हो जाएगा अगर आपने अपना ओटीपी नहीं बताया या आधार कार्ड नंबर नहीं बताया, वो सब किस में आएंगे, फिशिंग की कैटेगरी में आएंगे. सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेटिंग पीपल इनटू परफॉर्मिंग एक्शन और डिवल्गिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. पीपल्स को मैनिपुलेट करना जिससे वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी दे दें जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, इसे कहेंगे सोशल इंजीनियरिंग. के बाद है डिनायल ऑफ सर्विस, शॉर्ट फॉर्म में डॉस अटैक्स, ओवरलोडिंग नेटवर्क और सर्विस टू मेक इट अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर. इसमें क्या है कि इतने ट्रैफिक इतना इंक्रीज कर देते हैं साइट पर कि जो ऑथराइज कह रहा हूँ सॉरी, जो इंटेंडेड यूजर हैं या जो एक्चुअल यूजर हैं वो बेचारे नेट उसे साइट को यूज ही नहीं कर पाते, तो उसे कहेंगे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स. इनसाइडर थ्रेट्स, इनसाइडर थ्रेट्स कौन से होंगे, कोई सपोज करिए कंपनी में एम्प्लॉय है, उसने क्या किया, पर्सनल डाटा लीक कर दिया, इसे कहेंगे इनसाइडर थ्रेट. रिस्क पोज्ड बाय एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर हु हैव लेजिटिमेट एक्सेस टू सिस्टम एंड डाटा. सपोज करिए किसी ने डाटा कॉपी करके पब्लिक कर दिया या ट्राइवल कंपनी को बेच दिया, इस टाइप से वो सब कंसिडर हो गए इनसाइडर थ्रेट में. बात है कॉमन प्रैक्टिसेस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. फर्स्ट है रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम टू प्रोटेक्ट, कि सिस्टम को डेली के रेगुलर बेसिस पे अपडेट करें. फिर है इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज एंड एनकरेज द यूज ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कौन सा है, 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सॉरी बोला नहीं. चलिए फिर इसके बाद है पासवर्ड. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कैसे होता है कि अल्फाबेट होना चाहिए, ये पहला कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, चल अल्फाबेट. फिर है वन कैरेक्टर अल्फाबेट्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, पर फिर है सिंबल. बस कि कोई भी एक कैपिटल हो, चाहे तो सब कैपिटल हो या एक सारे स्मॉल ना हो, एक क्या हो कैपिटल हो, फिर बाकी सब स्मॉल अल्फाबेट चल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. नंबर्स इंक्लूड होने चाहिए एंड सिंबल्स होने चाहिए, इससे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होगा, जनरेट होगा. फिर है एजुकेट एम्प्लॉयज अबाउट रिकॉग्निशन फिशिंग अटैम्प्ट एंड अदर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स. एजुकेशन भी इन किसमें थ्रेट्स में, इन साइबर थ्रेट्स में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. बिकॉज कुछ लोग होते हैं जैसे बैकवर्ड एरिया से आते हैं कुछ लोग, वे उनके पास बेचारों के पास इतना तो पता नहीं होता कि ऐसे हैक कर लेते हैं, या ऐसे जैसे सपोज करिए XYZ है, उनका बैंक अकाउंट है XYZ में, इतने में उन्होंने हैकर्स ने कॉल किया, जिन्हें फिशिंग करनी है उन्होंने कॉल की कि हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट सीज हो जाएगा अगर आपने हमें OTP नहीं बताया या अपना और आधार कार्ड का नंबर नहीं बताया. ये बेचारे बता देते हैं, फिर क्या होता है उनके अकाउंट से सारा पैसा चला जाता है, सारा मनी वे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. तो वे ऑनलाइन फिशिंग का विक्टिम बन जाते हैं. और ऐसे जैसे हमारे घर में क्या होते हैं, स्मॉल किड्स होते हैं, किड्स भी तो होते हैं,
तो बेचारे क्या करते हैं, वे भी कभी कभी जैसे फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, बाई चांस कॉल आ गई तो वे भी बाई मिस्टेक बता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता तो होता नहीं, उन्हें कोई जैसे लालच दे दिया कि बेटे आपने गाड़ी जीती है और आप हमें एक OTP आएगा, OTP बता दीजिए और गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। तो बेचारा बच्चा वो बालकनी के बाहर देख रहा है गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। टाइप से क्या हो रहा है कि ये एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है किसके, इंफॉर्मेशन, ये जो थ्रेट्स हैं किसके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। रेगुलरली बैकअप एंड डाटा इंश्योर दैट द बैकअप्स आर स्टोर्ड सिक्योरली एंड टेस्टेड फॉर रिकवरी। ये बैकअप होना चाहिए, रेगुलरली बैकअप होना चाहिए एंड टेस्ट रिकवरी होनी चाहिए। कि ऐसा तो हमारे पास बैकअप है, लेकिन जब हमारा टेस्ट रिकवरी का नंबर आया तो टेस्ट बैकअप में कोई प्रॉब्लम हो गई और वह सारा डाटा हमारा रिकवर नहीं हो पाया। फिर कंडक्ट रेगुलरली सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज। के बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। फर्स्ट है क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी, अगेंस्ट सोसाइटी एंड साइबर क्राइम्स। फर्स्ट बात करेंगे हम साइबर क्राइम्स इंडिविजुअल के। इंडिविजुअल के अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम्स हो सकते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट से यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा ली, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, पासवर्ड हो गए, आपकी डिटेल चुरा ली, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड। तो ये सब क्या आएंगे, ये आएंगे आइडेंटिटी थेफ्ट के बाद टाइप्स में। स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू पर्सनेट समवन एल्स, टिपिकली फॉर फाइनेंशियल गेन। यानी फाइनेंशियल गेन करने के लिए, फाइनेंशियल मनी के लिए गेन करने के लिए किसी और की आइडेंटिटी चुरा के ऐसा शो किया कि वो वे पर्सन है। फिशिंग, जैसे फिशिंग की भी बात की थी, डिसेप्टिव अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय मॉस्कोरेटिंग और ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी, जैसे ईमेल, फेक वेबसाइट्स, इस टाइप से। के बाद है साइबर स्टॉकिंग, यूज द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक और हैरस एन इंडिविजुअल विच में इंक्लूड थ्रेट्स, मॉनिटरिंग एंड अनवांटेड कम्युनिकेशन। जैसे क्या करते हैं कि बहुत सारे कुछ लोगों को है कि जैसे स्नैपचैट है, उसमें लोग क्या करते हैं, स्ट्रीक के चक्कर में स्नैप पे स्नैप भेजते रहते हैं। एक टाइप से वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर और लोग तो बहुत सारे लोग तो देखते हैं कि क्या कर रहा है, इस टाइप से होता है। जैसे पहले फेसबुक पे था, फेसबुक पर हर चीज़ अपलोड कर दी कि कहीं घूमने जाना है तो अपलोड कर दिया, कि नहीं है तो क्या खा रहे हैं, कितने पर्सन्स के साथ हैं, टैग कर दिया उन्हें। तो इस टाइप से भी क्या होता है, इस सारे जो एक्शंस होते हैं साइबर स्टॉकिंग में हेल्पफुल होते हैं ये साइबर स्टॉकर के, बिकॉज वो तो बिना मेहनत की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है। फिर है ऑनलाइन हैरेसमेंट, यानी साइबर बुलिंग जिसे कहते हैं, इंक्लूड साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एब्यूजिव बिहेवियर एंड कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट। जैसे इंस्टाग्राम में देखते होंगे कि एक पोस्ट आई, उस पर एब्यूजिंग करनी स्टार्ट कर दी, या और उल्टे सीधे वल्गर कमेंट करने स्टार्ट कर दिए, तो वो इस चीज़ में आएंगे ऑनलाइन हैरेसमेंट की कैटेगरी में। के बाद आते हैं क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, ऑफन टू स्टील, अल्टर और डिस्ट्रॉय डाटा। इसमें कि दूसरे का सिस्टम हैक कर लेते हैं, फिर उसके डाटा को या चेंज कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं, टाइप से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या कुछ भी मॉडिफाई कर लेते हैं। फिर रैंसमवेयर, मालवेयर दैट एनक्रिप्ट्स विक्टिम डाटा विद द अटैकर्स डिमांडिंग पेमेंट, रैंसमवेयर फॉर द डिक्रिप्शन की। रैंसमवेयर में क्या है, सिस्टम को हैक कर लिया, सिस्टम में एक मालवेयर इंस्टॉल किया, उसके बाद क्या हुआ कि उसे एनक्रिप्ट कर लिया, यानी सिस्टम को लॉक कर दिया। फिर उसने भी हैक किया है, रैंसमवेयर उसमें इंस्टॉल किया है, तो क्या करेगा वो पेमेंट की डिमांड करेगा, कि पेमेंट की डिमांड करेगा। मोस्टली ये होता है क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की डिमांड होती है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना हार्ड है इसलिए। तो फिर उसके बाद वो डिक्रिप्शन की प्रोवाइड करेगा, वो तो डिक्रिप्शन की वो तो बात की बात है, उससे की नहीं की वो तो उसके ऊपर है। फिर लेकिन ये जो पेमेंट होता है ये हो सकता है किसी और गलत एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो, जैसे साइबर टेररिज्म या और भी किसी एक्टिविटीज़ के लिए मोस्टली यही करते हैं। डाटा थेफ्ट, स्टीलिंग प्रायोरिटी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफर टू सेल इट और यूज इट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डाटा थेफ्ट यानी किसी के सर्वर, किसी कंपनी के सर्वर हैक करके उसके प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स चुरा लिए, दूसरे को भेज दिया, उसे ब्लैकमेल किया, इस टाइप से ये सब आते हैं किसमें, डाटा थेफ्ट की कैटेगरी में। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटल कंटेंट लाइक सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, मूवीज, बुक्स विदाउट ऑथेंटिक ऑथराइजेशन, ऑफन रेफर टू एज पायरेसी।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे, जैसे कोई गेम की कॉपी बना ली या मूवीज़, सॉफ्टवेयर, इन सब कुछ। जैसे सॉफ्टवेयर के लिए आप तो बहुत सॉफ्टवेयर के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं कि ऑफिशियल साइट का यूज़ ना जाके किसी अदर साइट से यूज़ कर लिया, तो वे सब किस में आएंगे, वे आएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, क्योंकि उनके पास ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऑथराइज नहीं है, फिर भी वे क्या कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसके लिए, अपने गेन के लिए। डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैकर्स, ये जैसे अभी हमने बात की थी, इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोई सपोज करिए कोई साइट है, वे इतना ट्रैफिक इंक्रीज कर देते हैं कि जो उसके एक्चुअल यूज़र होते हैं, जो ओरिजिनल यूज़र होते हैं, कि वो उसे एक्सेस ना कर पाएँ, वो होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ओवरलोडिंग अ सिस्टम और नेटवर्क विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल टू द इंटरनेट, वो इंटेंडेड यूजर ऑफन यूज टू डिस्टर्ब द बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है कौन, DOS यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। के बाद है इंटेलेक्चुअल, ये सॉरी डबल हो गया इसे, फिर है क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, corporate espionage, unauthorized access to company trade secretly, business plan or other sensitive information often for competitive advantage। या कि जैसे फ्यूचर प्लान्स, बिजनेस प्लान्स या अदर इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, सेल कर देते हैं किसे, अदर कंपनीज को, उनकी राइवल कंपनीज को। फिर डाटा ब्रीच, अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंपनी डाटा रिजल्टिंग इन द एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर रिकॉर्ड्स। डाटा ब्रीच में क्या है कि जो कस्टमर्स का रिकॉर्ड होता है, अभी हाल फिलहाल में शायद पीछे हुआ था, अभी एक इंस्टाग्राम पे आया था, पोस्ट आई थी कि कंपनी का डाटा क्या हो गया, कि डाटा ब्रीच हुआ था, वहाँ कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, वो ऑनलाइन अपलोड कर दी गई थी, वो होगा डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच मोस्टली क्या किस लिए होता है, कस्टमर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, और इसे डार्क वेब का यूज़ करते हैं सेल करने के लिए, डार्क वेब पे सेल कर देते हैं। तो और अदर कोई मेथड होगा तो उसमें भी सेल हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है फाइनेंशियल फ्रॉड, इंक्लूड ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, पेमेंट कार्ड फ्रॉड एंड अदर फाइनेंशियल स्कैम्स टू टारगेटिंग बिजनेसेस। फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या करते हैं, टारगेट करते हैं किसी बिजनेसेस को, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड करने के लिए या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के लिए। फिर है साइबर एक्सटॉर्शन, डिमांडिंग मनी और अदर वैल्यूबल्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन बाय थ्रेटनिंग टू रिलीज, डिस्ट्रॉय और मैनिपुलेट सेंसिटिव डाटा। साइबर एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि सपोज किसी ने, किसी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन हाथ लग गई, कोई भी सेंसिटिव डाटा हाथ लग गया, तो उसे क्या करेंगे, तो उसे रिलीज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे या मैन्युपुलेट कर देंगे, यानी कोई उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर देंगे, चेंजेस कर देंगे, उसे कहेंगे। और ऐसा ना करने के लिए डिमांड करेंगे मनी की, हमें इतने पैसे दीजिए, अदरवाइज हम इनमें से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर एक टाइप से धमकी देते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं, तो इसे कहेंगे साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर टेररिज्म, द यूज ऑफ इंटरनेट अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है, द यूज ऑफ इंटरनेट कंडक्ट वायलेंट एक्ट्स दैट थ्रेटन और कॉज हार्म टू अ नेशन और इट्स सिटीजन देन फॉर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पर्पसेस। इसलिए नेशंस या उस नेशन के सिटीजन्स को हार्म करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसे कहते हैं साइबर टेररिज्म। क्राइम, सॉरी एक्टिविटी कह रहा हूँ, क्राइम ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे कहते हैं साइबर टेररिज्म। इलेक्शन इंटरफेरेंस, हैकिंग, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स और अदर एक्टिविटीज एम्ड एट डिस्ट्रीब्यूटिंग और मैनिपुलेटिंग द डेमोक्रेटिक पर्पस। जैसे अभी एक काफ़ी 1-2 साल पहले केस आया था, तो उसमें क्या यूज़ किया गया था, उसमें डीप फेक का यूज़ किया गया था, डीप फेक का यूज़ किया गया था, जिससे इलेक्शन इनको क्या कर सकते हैं, मिसलीड कर सकें, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके के लिए किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट, तो उसे उस टाइम को क्या कहेंगे, इलेक्शन इंटरफेरेंस। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स, जैसे हमारे पावर ग्रिड्स हो गया या वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कोई भी मेन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमारे मेट्रो हो गई, दिल्ली में मेट्रो है हमारे, यही क्या करें, अगर हैक कर लें, उसके साथ छेड़छाड़ कर दें, तो सब आएंगे किस क्राइम के अंदर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक। टारगेटिंग एसेंशियल सर्विस लाइक पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पोटेंशियली कॉज्ड बाय हार्म एंड डिस्ट्रप्शन। तो सपोज करें मेट्रो, अगर किसी ने मेट्रो में हैक कर लिया, तो उससे क्या होगा, उस मेट्रो का सिस्टम, तो मेट्रो रन नहीं होगी, तो एक टाइप से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या यूज़ करते हैं, मेट्रो का ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें लोग बाग टाइम से नहीं जा पाएंगे, एक तो जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, और भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर है इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी,
malware distribution, the creation and spread of malicious software designed to damage, disturb or gain unauthorized access to computer system. इसके लिए यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को डैमेज करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए या गेन करने के लिए अनऑथराइज एक्सेस के, उस बंदे को पता भी नहीं चले, उसका ऑथराइजेशन किसके पास पहुंच जाए, हैकर के पास। फिर है बॉटनेट, जिसे zombies भी कहते हैं, नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर्स यानी zombies controlled remotely by hackers to perform coordinated attacks such as DDoS, distributive denial of service। इसमें क्या करते हैं कि कभी का अर्थ ऐसा होता है जो एक्चुअल यूजर होता है, ओनर होता है, उसे पता भी नहीं होता कि उसका सिस्टम को हैक कर लिया गया है, वो बॉटनेट एज ए ज़ॉम्बी वर्क कर रहा है। चलिए इसमें क्या करते हैं, DDoS यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर रहे हैं। क्रिप्टो माइनिंग, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वो अपने zombies यानी zombies बॉट के थ्रू क्या करते हैं, क्रिप्टो माइन करते हैं, और वो क्रिप्टो करेंसी किसके में जाएगी, उसे हैक किया है उसके वॉलेट में जाएगी, और बिल किसका बढ़ेगा, जो उसका एक्चुअल यूज़र होगा। फिर है क्रिप्टो जैकिंग, unauthorized use of someone else's computer to mine cryptocurrencies, often done by the exploiting vulnerabilities in software और वेबसाइट के, और किसी के सिस्टम का यूज़ करना किस लिए, क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए, माइनिंग करने के लिए किसी क्रिप्टो करेंसी, उसे कहेंगे क्रिप्टो जैकिंग। तभी मैंने बताया था कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, इसलिए जैसे अभी हाल फिलहाल में केस हुआ था, फॉरेन कंट्री का है, तो उसमें क्या था कि वो कुछ ने रूम रेंट पर लिया, रूम था शायद घर था, रेंट पर लिया था उन्होंने, तो उसमें उन्होंने 21 डेज रह रहा आई थिंक, तो उसमें उन्होंने क्या किया, क्रिप्टो माइनिंग की। क्रिप्टो माइनिंग जब की तो जो उसका एक्चुअल यूज़र था, एक्चुअल ओनर था, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 1 लाख टाइप से। क्या करते हैं क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा पावर कंजप्शन कंज्यूम होता है, पावर कंज्यूम होती है, इसलिए ये एक्टिविटीज़ ऐसे क्राइम्स परफॉर्म किए जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल इनटू डिलीवरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफन एज अ प्रीकर्सर टू द अदर साइबर क्राइम। से इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करते हैं कि जिससे वे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से वे, जो हैकर हो गया या और भी जो क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल्स है उन्हें, साइबर क्रिमिनल्स को। के बाद है क्राइम्स अगेन इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टैक्स, एक्सप्लोइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन कनेक्टेड डिवाइसेज, स्मार्ट होम डिवाइसेज, इंडस्ट्रियल सेंसर्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस और कॉज डिस्ट्रप्शन। नॉर्मली घर में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया किसी ने, फिर वो आप पर एक टाइप से नज़र रख पाएगा, आपके वेब कैम को हैक कर लिया, या और भी इधर जो आजकल तो बहुत सारी गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे घर में नॉर्मली हम इंस्टॉल करते हैं। फिर अगेंस्ट सोसाइटी, क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी, साइबर वॉरफेयर, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स अगेंस्ट अनदर नेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफन एम डिस्टेबलाइजिंग डैमेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर वॉर क्या होता है, जैसे एक कंपनी ने और एक स्टेट ने, स्टेट यानी नेशन, कंट्री ने दूसरी कंट्री पर क्या किया, साइबर वॉरफेयर कर दिया। अभी जैसे पीछे एक वॉर हुई थी तो उसमें साइबर वॉरफेयर का भी यूज़ किया गया था, उसमें साइट्स हैक कर ली गई थी, कि मेजर साइट्स जो थी, ऑफिशियल साइट्स, गवर्नमेंट की साइट, इस टाइप से हैक करके वहाँ के काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी। स्प्रेडिंग डिस इन्फॉर्मेशन, तभी मैंने बताया था डी फेक का यूज़ करते हैं किसके, डिस इन्फॉर्मेशन यानी या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। द इंटरनेशनल डिसएमिनेशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन और डिस्टर्ब सोसाइटिकल ऑर्डर। फिर है ये चल रहा है ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग, द सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स ओवर द इंटरनेट ऑफन थ्रू डार्क वेब मार्केट प्लेसेस। डार्क वेब पर ऑनलाइन क्या करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, कि ड्रग को सेल करते हैं ऑनलाइन। वो कहाँ पर होता है, मोस्टली होता है डार्क वेब पर। लेकिन एक केस मुझे याद है कि उसमें एक्चुअल जो हम लोग नेट यूज़ करते हैं उस पर भी कर दिया था, तो बाद में अरेस्ट कर लिया था, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, the use of online platform to recruit, exploit or sell individual for forced labor, sexual exploitation or other illegal activities। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं किस पर, ऑनलाइन यानी इंटरनेट के थ्रू। ये मोस्टली तो वैसे डार्क वेब पर ही है पॉसिबल है, बिकॉज अगर नॉर्मल नेट पर गए तो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। इलीगल ऑनलाइन गेमिंग, जैसे कुछ लीगल है, कुछ ऑनलाइन क्या है, इलीगल भी है। लीगल में कौन कौन से आते हैं, जो क्रिकेट टाइम मोस्ट यूज़ ऐप की जाती हैं वे हैं।
फिर है ऑपरेटिंग और पार्टिसिपेटिंग अनलाइसेंस और इलीगल गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ के जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, ऑनलाइन बेटिंग, इलीगल ऑनलाइन बेटिंग जिसे मैं ऑनलाइन गेमिंग की कैटेगरी में है वे। फिर एमर्जिंग साइबर क्राइम्स, डीफेक्स में ऐसा होता है कि किसी और कोई पर्सन क्या करता है कि वीडियो बना दी और वो पर्सन एक्चुअल में है ही नहीं, उसने ये बात कभी कही नहीं, तो इस टाइप से क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है टू क्रिएट रियलिस्टिक बट फेक वीडियोज ऑडियोज रिकॉर्डिंग, ऑफन यूज फॉर फ्रॉड, ब्लैकमेल और डिस इन्फॉर्मेशन। साइबर बुलिंग इन वर्चुअल रियलिटी में क्या है, जैसे मेटावर्ल्ड है, मेटावर्ल्ड में एक दो केस सुनने में आए थे, लोग बाग के वहाँ एक टाइप से अवतार क्रिएट कर लेते हैं, फिर वो ऑनलाइन वर्ल्ड रहता है, वर्चुअल वर्ल्ड रहता है, उसमें जो चाहे वे करते हैं, किसी को बुली कर दिया, किसी को परेशान करना, इस टाइप से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं, क्राइम्स वहाँ परफॉर्म करते रहते हैं, इसलिए सिर्फ अपने प्लेजर के जो एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं कर पाते वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू करते हैं। ये भी है साइबर बुलिंग इन वर्चुअल रियलिटी, हैरेसमेंट और एब्यूजिव बिहेवियर इन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स वेयर यूजर्स कैन इंटरेक्ट थ्रू अवतार्स। एक केस हुआ था मेटा वर्ल्ड का था, आई थिंक वो मेटा वर्ल्ड का केस था, उसमें 3-4 ने मिलकर एक बंदे को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, उसे एब्यूजिंग और जो भी उसमें होता हो, तो ये है साइबर बुलिंग इन वर्चुअल रियलिटी। साइबर सिक्योरिटी में मोस्टली सारी थ्योरी है, सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कई बार आपने देखा होगा सोशल इंजीनियरिंग भी आया, फिर फिशिंग, डीप फेक्स, ये सारे टॉपिक एक दूसरे रिलेटेड ही हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।